हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ दी हैपनिंग मूवी को, जो कि 2008 में आई थी, जिसके डायरेक्टर है एम नाइट श्यामलन। ये एक ऐसी कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि हम इंसान अपनी दुनिया के साथ कर क्या रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन। मूवी की शुरुआत बिल्कुल ही नॉर्मल दिन से होती है। न्यूयॉर्क सिटी का सेंट्रल पार्क, जहां लोग अपनी बिजी लाइफ में भागे जा रहे हैं। कोई बुक पढ़ रहा है और कोई जॉगिंग कर रहा है, लेकिन अचानक कुछ अजीब होने लगता है। सबसे पहले एक वुमेन जो बुक पढ़ रही होती है, वो अचानक से मिड सेंटेंस में रुक जाती है। उसके चेहरे में एक ब्लैंक एक्सप्रेशन आ जाता है, जैसे कोई उसकी सोल को पर्स कर दिया हो। फिर बिल्कुल मिस्टीरियस तरीके से वो अपने बालों से एक हेयर पिन निकालती है और अपने आप को मार लेती है। ये सीन इतना डिस्टर्बिंग है क्योंकि इन ट्रेडिशनल सेंस इसमें कोई वायलेंस नहीं है। बस एक इंसान जो सडनली अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। कैमरा टर्न करता है और हम देखते हैं ये सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं हो रहा है, बल्कि पूरे पार्क में लोग फ्रीज हो चुके हैं। यहाँ दूसरी तरफ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे वर्कर अचानक अपना काम छोड़कर बिल्डिंग के एज पर चले जाते हैं, जहाँ वो एक के बाद एक नीचे कूदने लगते हैं। यहाँ हमें नीचे खड़े लोगों की चीखें सुनाई देती है। ये सीन इसलिए इतनी टेरिफाइंग लगती है क्योंकि लोग बिल्कुल शांत हैं जब वो ये कर रहे होते हैं, जैसे उन्हें पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। डायरेक्टर ने इंटेंशनली इसको ऐसा दिखाया कि ये वॉयलेंस ग्राफिक नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकल तौर पर बहुत डिस्टर्बिंग है। क्योंकि सबसे बड़ी हॉरर चीज़ ये नहीं है कि लोग मर रहे हैं, सबसे बड़ी हॉरर चीज़ ये है कि लोग खुद को मार रहे हैं और उनको इस चीज़ के एहसास भी नहीं है। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम मिलते हैं एलियट से, जो कि एक सिंपल हाई स्कूल साइंस टीचर है फिलाडेल्फिया में। यहाँ वो अपने स्टूडेंट्स को हनी बीज के डिसअपियरेंस के बारे में बता रहा होता है, जहाँ वो कहता है कि दुनिया भर में हनी बीज अचानक गायब हो गई है। साइंटिस्ट को भी इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है। कोई कहता है कि मोबाइल टावर्स की वजह से हुआ है, और कोई कहता है कि पैरासाइट्स की वजह से। लेकिन सच्चाई ये है कि हमें भी इसका पता नहीं है। एलियट का कैरेक्टर डिफाइन करता है वो एक ऐसा इंसान है जो कि एक्सेप्ट करता है कि साइंस हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकता है। वो एक हम्बल, क्यूरियस, लेकिन लिमिट्स में रहने वाला इंसान है। यहाँ दूसरी तरफ हम एल्मा से मिलते हैं, जो कि रेस्टोरेंट में बैठकर टीवी देख रही होती है। यहाँ एल्मा अपनी फ़ोन को देखती है, जहाँ एलियट का कॉल आ रहा होता है, जिसे वो इग्नोर कर देती है। ये एक छोटी सी मोमेंट है, बट ये बहुत कुछ कहती है। ये शो करता है कि उनके मैरिज में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। उनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होती और वो एक दूसरे से दूर हो गए हैं। एलियट और एल्मा घर पर मिलते हैं, उनके बीच ऑकवर्डनेस होता है। जिस तरह वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, पोलाइटनेस से, डिस्टेंस से, ऐसा लगता है जैसे वो रूममेट है, पार्टनर्स नहीं। ये रिलेटेबल है क्योंकि बहुत सारे कपल्स इसी फेज से गुजरते हैं, जहाँ प्यार तो है बट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता। यहाँ स्कूल में अचानक अनाउंसमेंट होता है, जहाँ प्रिंसिपल कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में अनएक्सप्लेन अटैक हो रहा है। इनिशियली सब सोचते हैं कि ये टेररिज्म है। 9/11 के बाद अमेरिका में ये पहला अजम्पशन होता है टेररिस्ट अटैक का। टीचर और स्टूडेंट में पैनिक फैल जाता है। फ़ोन रिंग कर रहे होते हैं, पेरेंट्स आने लगते हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। ये सीन बहुत रियलिस्टिक दिखाया गया है। वो केओस, वो फेयर और वो सर्टिनिटी। यहाँ जूलियन, जो कि एलियट का बेस्ट फ्रेंड है, अपनी 8 साल की बेटी जेस को लेकर आता है। दोनों फ्रेंड डिसाइड करते हैं कि उन्हें सिटी छोड़ना पड़ेगा। एल्मा भी उन्हें ज्वाइन कर लेती है। ये 4 लोग, एलियट, एल्मा, जूलियन और जेस, साथ में जर्नी शुरू करते हैं। यहाँ पे इमोशनल लेयर ये है कि एलियट और एल्मा के बीच इतनी डिस्टेंस है, लेकिन क्राइसिस उन्हें साथ रहने पर मजबूर कर रही है। कभी कभी लाइफ में ऐसे मोमेंट आते हैं जहाँ आपके पर्सनल प्रॉब्लम भी छोटे लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ ट्रेन में सीन बहुत क्लोस्ट्रोफोबिक है। लोगों की बॉडीज़ एक दूसरे से चिपकी हुई है। हर कोई अपने फ़ोन पर न्यूज़ देख रहा है, थ्योरीज बना रहा है। यहाँ एक यंग कपल है जो अपने न्यूबॉर्न बेबी को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं। माँ अपने बच्चे को चिपकाए हुए है, जैसे उसे प्रोटेक्ट कर रही हो। यहाँ लोग स्केयर्ड है, बट एक होप भी है कि लोग भागकर बच जाएंगे। ये ह्यूमन नेचर है। हम सोचते हैं कि अगर हम वहाँ से दूर चले जाएंगे तो प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाएगी और हम सेफ़ हो जाएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं होता। फिर वो मोमेंट आता है जब ट्रेन अचानक रुक जाती है और कंडक्टर आके कहता है, वी हैव लॉस्ट कॉन्टैक्ट, वी कांट गो फर्दर। ये लाइन सुन के होपलेसनेस वाली फीलिंग आती है, जैसे जिस चीज़ पर आप डिपेंड कर रहे हो एस्केप करने के लिए, वो अब काम ही नहीं कर रही है। आप स्टक हो गए हो एक जगह जहाँ से अब निकलना बहुत ही मुश्किल लगता है।
यहाँ सभी लोग एक छोटे से टाउन में उतर जाते हैं और वहाँ जूलियन को पता चलता है कि उसकी वाइफ फिलाडेल्फिया में ही फंसी हुई है। जूलियन अपनी बेटी जेस को देखता है, फिर अपनी दोस्त एलियट को देखता है। वो टोर्न है, एक तरफ उसकी वाइफ है जिसे बचाना है, दूसरी तरफ उसकी बेटी है जिसे सेफ रखना है। अल्टीमेटली वो डिसाइड करता है कि जेस एलियट और एल्मा के साथ ही रहेगी और वो अकेले अपनी वाइफ को ढूंढने जाएगा। जब वो एलियट से कहता है टेक केयर ऑफ माई डॉटर, इस लाइन में इतना वेट है। ये एक फादर है जो अपने सबसे प्रीशियस चीज़ अपनी बेटी को अपने बेस्ट फ्रेंड को दे देता है। ये एक ट्रस्ट है और एक सेक्रीफाइस है। जेस रोती है, अपने पापा को जाने से रोकती है, लेकिन जूलियन उसे गले लगाता है, उसके फोरहेड पे किस करता है और बिना पीछे मुड़े वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो पीछे मुड़ेगा तो वो वापस जा नहीं पाएगा। हम मूवी के आगे दोबारा जूलियन को देखते नहीं हैं। इसका मतलब हो सकता है कि मोस्ट प्रोबेबली वो अब नहीं रहा हो। जैसे जैसे टाइम गुजरता है एलियट पीस जोड़ने लगता है, क्योंकि वो एक साइंटिस्ट है तो वो ऑब्जर्व करता है कि ये फेनोमेना विंड के साथ मूव कर रहा है और लार्ज ग्रुप वाले जगह को ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ प्लांट्स के आसपास ज़्यादा डेंजर है। एक बहुत चिलिंग सीन है जहाँ एक सोल्जर रेडियो पर मैसेज भेज रहा होता है, जहाँ वो बोलता है कि We are in a field. There are no sign of human activity, but we are seeing something strange. The grass is moving, but here is no wind. It's like it's moving toward us. फिर उसकी रेडियो डेड हो जाती है। ये सीन इसलिए टेरिफाइंग है क्योंकि एनिमी को आप देख नहीं सकते हो। कोई बॉम्ब नहीं, कोई गन नहीं, कोई टेररिस्ट नहीं, बस प्लांट्स है, ट्रीज़ है, ग्रास है, चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी भर आपके साथ रही है और अब वो आपकी दुश्मन बन चुकी है। एलियट समझता है कि प्लांट ने एक न्यूरोटॉक्सिन रिलीज़ किया है। जब ह्यूमन इस टॉक्सिन को इनहेल करता है तो उसका सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट शट डाउन हो जाता है और रिजर्व हो जाता है। इन रिजल्ट मास सुसाइड, लोग सुसाइड करने लगते हैं। लेकिन क्यों? एलियट कहता है मे बी दिस इज़ जस्ट फॉर द फर्स्ट एक्ट ऑफ नेचर्स प्ले। हमने नेचर को इतना हार्म किया है, पॉल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ग्लोबल वार्मिंग, शायद ये उसका रिस्पॉन्स है। अगर हम नेचर को इतना पॉल्यूट करेंगे तो रिस्पॉन्स भी तो हमें ही मिलेगा ना। ये थ्योरी पावरफुल है क्योंकि ये ब्लेम ह्यूमन पर डालती है। हम विलन नहीं, इस स्टोरी के रीज़न है। नेचर डिफेंड कर रहा है अब अपने आप को। जब लोगों को ये रियलाइज़ होता है कि बड़े ग्रुप डेंजरस है तो लोग स्प्लिट होने लगते हैं। एलियट जिस ग्रुप के साथ चल रहा होता है वो कहते हैं कि वो उन्हें और नहीं ले जा सकते क्योंकि वो लोग बहुत लोग हैं। एलियट उन्हें रिक्वेस्ट करता है कि उनके साथ एक छोटी बच्ची है, पर उन लोगों के चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ अपने लिए डर था। लोग एक दूसरे की परवाह नहीं करना चाहते थे। ये सीन दिखाता है कि कैसे क्राइसिस में ह्यूमैनिटी गायब हो गई है। सर्वाइवल अब चैलेंज बन चुका है। एलियट, एल्मा, जेस और कुछ और सर्वाइवर्स मिलकर छोटे ग्रुप्स में बंटने लगते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ओपन एरिया से बचना है, ट्रीज़ और प्लांट से दूर रहना है, छोटे ग्रुप्स में रहना है और विंड से बचे रहना है जो कि टॉक्सिन फैलाते हैं। यहाँ दूसरी तरफ एक ग्रुप रोड साइड पे एक प्लांट नर्सरी के पास से गुजर रहा होता है, जहाँ सडनली वो सब स्टॉप हो जाते हैं। उनके फेस ब्लैंक हो जाते हैं, जैसे उन्हें नेचर अपनी तरफ बुला रहा हो। स्लोली हवाएं चलने लगती है, बट वियर्ड वे में, जैसे डायरेक्टेड हो। एक आदमी अपनी गन निकालकर खुद को ही शूट कर लेता है। दूसरे आदमी अपना हाथ को कांच पर मार मार के ब्लड कर लेता है। डायरेक्टर ने ये सीन जानबूझकर स्लो और क्वाइट रखा है। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, सिर्फ साउंड है डेथ की। ये ज़्यादा डिस्टर्बिंग बनाता है क्योंकि आपको टाइम मिलता है हर डिटेल को प्रोसेस करने का। एलियट, एल्मा और जेस समहाउ बच जाते क्योंकि वो ग्रुप से थोड़ी दूर में थे, बट उन्होंने सब देखा था। जेस अपनी आंखों को बंद कर लेती है, एल्मा उसे अपने सीने से लगा लेती है। एलियट के चेहरे पर यह हेल्पलेसनेस है। वो प्रोटेक्ट करना चाहता था, पर कैसे? नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो लोग चलते चलते एक मॉडल होम कॉलोनी में पहुंच जाते हैं। ये वो घर होते हैं जो बिल्डर्स बनाते हैं शो केस के लिए। सब घर एम्प्टी थे बट फुल फर्निश्ड थे। इनिशियली लगता है कि ये सेफ प्लेस है, वॉल्स है, डोर्स है, बट रियलिटी ये है कि वॉल्स कोई प्रोटेक्शन नहीं देती जब दुश्मन हवा में हो। ग्रुप के लोग अलग अलग होम में छुप जाते हैं। फिर वो देखते हैं विंडो के बाहर लोगों का एक ग्रुप जो कि टॉक्सिन में फंस गया है। वो अपने आप को तोड़ने मारने लगते हैं। एक आदमी अपने हेड को रैपिडली वॉल पर मारता है। दूसरा आदमी ग्रास मावर में अपना हाथ डालकर अपने हाथ को काट लेता है।
जेस ये सब देख रही है। इमेजिन करो 8 साल की एक बच्ची ये सब देख रही है। एल्मा उसकी आंखें कवर कर लेती है लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। ये ट्रॉमा शायद जेस को अब जिंदगी भर रहेगा। इवेंचुअली सिर्फ एलियट, एल्मा और जेस बच जाते हैं। वो चलते चलते एक आइसोलेटेड फार्म हाउस तक पहुंच जाते हैं। यहाँ रहती है मिसेस जॉन्स, एक बूढ़ी औरत जो बिल्कुल अकेले रहती है। जब वो डोर पर आती है तो उसके चेहरे पर कोई कोई रिएक्शन नहीं होता। वो डरी हुई है और सस्पिशियस है। एलियट रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ वी नीड शेल्टर, वी हैव अ चिल्ड्रन विद अस। मिस जॉन्स कहती है, आई कांट लेट यू इन, आई डोंट ट्रस्ट पीपल। क्योंकि मिस जॉन्स एक आइसोलेटेड पर्सन थी, वो उसे अकेला रहना ही पसंद था। ये लाइन सुन के आपको रियलाइज़ होता होगा कि मिस जॉन्स की अपनी कहानी है। शायद किसी ने उसके साथ कुछ गलत किया हो या फिर वो इतने वक्त से अकेले रहते रहते वो ह्यूमैनिटी को ही भूल चुकी है। फाइनली एलियट के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उन्होंने एक छोटी सी गेस्ट हाउस उनको रहने के लिए दे दी। यहाँ मिसेस जॉन्स की एक्टिंग बहुत सबटाइल है। वो बातें करती है तो उनकी आइज़ कभी डायरेक्टली इलॉट को नहीं देखती है। वो नर्वस है, क्लियरली वो मेंटली डिस्टर्ब है आइसोलेशन से। वो जेस को खाना देती है बट थ्रू विंडो, जैसे जेस कोई एनिमल हो जू में। ये सैड है और क्रीपी भी। ये दिखाता है कि लोनलीनेस क्या कर सकती है इंसान के साथ। एक सीन है जहाँ मिसेस जॉन्स अपने रूम में बैठी हुई है अकेले, मिरर में खुद को देख रही है और अपने आप से ही बात कर रही है बट डिफरेंट वॉइस में, जैसे कोई इमेजिनरी कॉन्वर्सेशन कर रही हो किसी के साथ। ये हार्ट ब्रेकिंग है क्योंकि ये दिखाता है कि उसने ह्यूमन कनेक्शन इतना मिस किया है। वो खुद से ही बातें करके अपनी कमी पूरी करती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रात को जब जेस सो जाती है तो एलिड और एल्मा फाइनली अकेले हैं। बहुत दिनों बाद उनके बीच सिर्फ वो दोनों हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई एक्सक्यूज़ नहीं। एल्मा कहती है कि उसे एलियट को कुछ बताना है। एलियट पहले से ही नर्वस हो जाता है, उसको शायद आइडिया था कि कुछ बात तो है। एल्मा बोलती है कि वो किसी जॉय नाम के लड़के से मिली थी बट उसने उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया। इस कन्फेशन में इतना गिल्ट है, उसकी वॉइस से ही पता चलता है। वो क्विकली ऐड करती है कि उनके और जोई के बीच में कुछ नहीं हुआ। एलिट का फेस इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से प्ले किया है क्योंकि वो पहले से ही जानता था कि उनके मैरिज के बीच में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। एलिट कहता है कि उसने उसे पहले से क्यों नहीं बताया। एल्मा कहती है कि उसे लगा कि एलिट गुस्सा करेगा। ये कन्वर्सेशन इतना रियल फील करता है जैसे कपल्स है जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपनी फीलिंग बोतल में बंद करके रखते हैं बट एक दूसरे से शेयर नहीं करते। ये सारी बातों के बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग कुछ स्ट्रेंज होता है। मिसेस जॉन्स जो इतने वक्त से आइसोलेटेड थी अब डिसाइड करती है कि उसे घर के बाहर जाना है। एलिड उसे रोकती है बट वो नहीं रुकती। बट मिसेस जॉन्स कहती है, आई हैव बीन अलोन फॉर टू मैनी ईयर्स, इफ़ आई एम गोइंग टू डाई आई डू रेदर डाई आउटसाइड देन इन दी प्रिजन। ये दिखाता है कि उसने रियलाइज़ किया है कि आइसोलेशन में रहना भी एक तरह की डेथ ही है। वो डोर खोलती है और बाहर निकल जाती है थोड़ी देर के लिए, कुछ नहीं होता। वो रिलीव करती है और वापस आ जाती है। फिर उसका फेस चेंज होता है, ब्लैंक। शी इज़ अफेक्टेड। मिसेस जॉन खुद को हार्म करने लगती है। एलियट, एल्मा और जेम्स देखते हैं विंडो से। जेस चिल्लाती है, एल्मा उसकी आंखें कवर कर लेती है। लेकिन ये मोमेंट एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन लगता है। अगर मिसेस जॉन्स अफेक्ट हुई है मतलब सिर्फ एक इंसान भी अब सेफ नहीं है। टॉक्सिन इवॉल्व हो चुका है। अब वो एक स्मॉलेस्ट ग्रुप को क्या, एक अलोन इंसान को भी नहीं छोड़ेगा। एलिट को समझ आ जाता है रियलिटी। वो, एल्मा और जेम्स 3 लोग हैं और अगर टॉक्सिन अब एक भी इंसान को टारगेट कर सकता है तो वो भी सेफ नहीं है। उनके पास 2 ऑप्शन है, सेपरेट हो जाओ, अलोन रहो, होपिंग कि टॉक्सिक डिसअपेयर हो जाए, या फिर साथ रहो और रिस्क लो। लेकिन अब सेपरेशन का क्या मतलब, अगर अलोन भी सेफ नहीं है तो कम से कम एक साथ तो मरे। एलिट एल्मा से दूर है, वो गेस्ट हाउस में है और एल्मा हाउस के शेड में है। दोनों के बीच बस कुछ मीटर का ही डिस्टेंस है। दूर बहुत ज़्यादा लग रही थी। एलियट विंडो के बाहर देखता है, वो एल्मा को देख सकता है विंडो से। दोनों की आंखें मिलती है। इस मोमेंट में कोई डायलॉग नहीं है, बस उनकी आंखें बात कर रही होती है। एलियट डिसीजन लेता है डोर खोलने का और एल्मा भी सेम डिसीजन लेती है डोर खोलने की। जेस डर गई। वो बोलती है, नो डोंट गो आउट प्लीज़। बट एलिट कहती है कि अगर मरना ही है तो साथ मरेंगे, अब हम भागेंगे नहीं। दोनों डोर खोलते हैं, बाहर निकलते हैं।
वहाँ हवा चल रही होती है, पत्ते उड़ रहे होते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक स्लो और हॉन्टिंग लगता है। एलिट और एल्मा एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हर कदम हैवी है, हर ब्रेथ शायद आखिरी हो। वो टॉक्सिन से इन्फेक्टेड एयर में ब्रीथ कर रहे हैं, लेकिन वो चलते रहते हैं और कुछ भी नहीं होता। फाइनली वो एक दूसरे तक पहुंच जाते हैं। एलियट एल्मा के हाथ पकड़ता है, दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और कुछ भी नहीं होता। वो अलाइव है, वो जिंदा है, वो अफेक्टेड नहीं हुए। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, उन्हें बिलीव नहीं होता है कि क्या हो रहा है, क्यों उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। फिल्म डायरेक्टली आंसर नहीं देती बट हिंट देती है। शायद नेचर ने उन्हें उनका टेस्ट लिया। शायद जब ह्यूमंस अपनी ह्यूमैनिटी दिखाते हैं, लव, सैक्रिफाइस, टुगेदरनेस, तो नेचर स्पेयर कर देता है। या फिर नेचर का मैसेज डिलीवर हो गया है और अब वो स्टॉप हो चुका है। नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज निकलता है, बर्ड्स गाने लगते हैं, हवाएं नॉर्मल चल रही होती है। टॉक्सिन चला गया है, जैसे अचानक से आया वैसे ही चला गया। एलियट, एल्मा और जेस बाहर निकलते हैं। रोड पर डेड बॉडीज़ है, अबैंडेंड कार है। ये उस समय का मंजर है, बट थ्रेट अब ख़त्म हो चुका है। 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। एलियट और एल्मा अब एक छोटे से घर में रहते हैं, शायद वो फार्म हाउस जहाँ वो बच गए थे। उनकी रिलेशनशिप कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। वो हंसते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, बातें करते हैं और अफेक्शनेट है। सबसे इम्पॉर्टेंट, एल्मा प्रेग्नेंट है। ये पावरफुल सिंबल है डेथ डिस्ट्रैक्शन के बाद नए लाइफ आने का। लेकिन फिर फाइनल सीन, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। नेचर की तबाही फिर से आ चुकी है। कैमरा स्लोली जूम करता है एलिट और एल्मा के फेस पर। फेयर वापस आ चुका है उनकी आंखों में। द इवेंट शुरू हो चुका है फिर से, दूसरी जगह बट सेम। तो फाइनली ये मूवी यहाँ ख़त्म होती है। ये फिल्म को देखकर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल ज़रूर फील हो सकता है, जो कि एक अच्छी बात है। ग्रेट हॉरर थ्रिलर मूवी वही तो कराती है। जब आप फिल्म ख़त्म करके बाहर निकलते हैं, ट्रीज़ देखते हैं, ग्रास देखते हैं, एक सेकंड के लिए आपको भी वियर्ड लगेगा। ये फिल्म का लास्टिक इम्पैक्ट है और रिलेशनशिप के बारे में फिल्म याद दिलाती है। हमें अपने लव्ड वंस को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। कम्युनिकेशन करो, फीलिंग शेयर करो, टाइम स्पेंड करो, जो कर सकते हो करो। या हम फिर मिलेंगे एक नई मूवी के साथ। तो कमेंट्स में ज़रूर मुझे मूवी सजेस्ट करें जो आप मुझसे सुनना चाहते हो, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियो को।